Hello everyone, this is Kaushal Kumar presenting before you the video lectures on economics. Today we are going to discuss our next chapter Indian economy during 1950 to 1990. तो हम सवाल सर ये पैदा होता है कि सर 1990 तक क्यों लिया आपने। 1990 तक इसलिए लिया गया क्योंकि जो भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी में 1990 तक प्रॉब्लम्स आई थी या हमारी इंडियन इकोनॉमी को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी 1991 को, उनमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए गए, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हों, इन सब में क्या किया गया, रिफॉर्म्स लाए गए। तो रिफॉर्म्स भी हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग सेक्टर वाइज प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे और उन प्रॉब्लम्स के बाद उनमें क्या रिफॉर्म्स लाए गए वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। जनरली कई बुक्स में आपके वो चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हम वो दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोला गया कि बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टेगनेंट इन नेचर, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्या थी, कांस्टेंट नेचर की थी। क्या थी, कांस्टेंट नेचर। ठीक है, आगे क्या बोला गया, इंडिया वॉज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, कि इंडिया क्या थी, अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। हेंस टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी इकोनॉमी को जो फेस करनी पड़ रही थी उनको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट मतलब ख़त्म करने के लिए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी थी, टास्क मतलब फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या थी, वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए ताकि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए वो चीज़ें क्या होना चाहिए, फीजिबल हो सकें। फीजिबल मतलब उसके लिए पॉजिटिव हो सकें ताकि हमारी इकोनॉमी आगे फ्यूचर में और ग्रो करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, कि सरकार ने क्या किया, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। और वो पहली टेक्निक क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हम क्या करेंगे, हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके ही लिए जाएंगे। तो उस समय क्या किया गया, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए या इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की गई, इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया गया, कि हम जो भी काम करेंगे उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाएगा। और जनरली देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग जब की गई थी तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे नहीं कोई भी प्लानिंग कर देगा या किसी को भी उठा के बोल देगा कि यार क्या करना चाहिए, नहीं, उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। जो आने वाले जो सरकार के 5 साल होते हैं उसमें उसकी प्लानिंग कमीशन ही क्या करती है, उन 5 सालों की पूरी नीतियाँ बनाती है और उन्हीं को ही आगे कैरी ऑन किया जाता है या उसी को ही कंसिडर करके आगे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। जैसे फंड्स रेज होते हैं तो हमने क्या प्लानिंग की है, कितने रोड्स बनाने हैं, कितने ब्रिजेस बनाने हैं, कितनी रेलवेज में डेवलपमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं, फिर उसी के हिसाब से उनको उनका बजट अलॉट किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। ठीक है, तो सरकार ने 1990 के टाइम पे क्या डिसाइड किया था कि क्या किया जाए, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा आगे की सोचना, मतलब प्रोग्रेस करते हुए। अगर आज मैं बोलता हूं कि मुझे 50 किलोमीटर सड़क बनानी है तो 50 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद जो मेरा अगला टारगेट होगा वो 50 से ज़्यादा का होना चाहिए, 50 से कम का नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होता है, एक टारगेट को अचीव करने के बाद आप दूसरा टारगेट हमेशा आप और आगे बढ़ने की सोचोगे, ना कि उससे कम सोचोगे आप। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो मार्क कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर या इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने किस चीज़ को अडॉप्ट किया, कई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। कौन सी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब प्रोग्रेसिव वे में इकोनॉमिक की प्लानिंग करना। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया। ये देखो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया। और उसमें क्या थे, जो चेयरमैन थे वो कौन होते हैं, उस टाइम के जो सरकार होती है उसका जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उस कमेटी के क्या कहलाते हैं, चेयरमैन कहलाते हैं। और जिसको प्लानिंग कमीशन को आज हम किस नाम से जानते हैं, वो नीति आयोग के नाम से जानते हैं।
और जो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी वो कब हुई थी? मार्च 1950 के अंदर हुई थी। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी, क्योंकि एट प्रेजेंट आपके बोर्ड्स के सिलेबस के अनुसार या बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज को भी कंसिडर किया गया है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी। ठीक है, तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ के जानी है लाइन टू लाइन। एंड अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो क्या किया गया? सरकार ने क्या किया? 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर हमारा पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का खत्म होता है। ठीक है, अब जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसको किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने में या इकोनॉमी को डेवलप होते हुए किन किन मुसीबतों का या किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या कहलाती है? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल मतलब मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो क्या है हमारी मेन प्रॉब्लम्स? देखो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? ऐसी प्रॉब्लम जो हर कंट्री को फेस करनी पड़ती है टू एट द पाथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कि अपने डेवलपमेंट के पाथ में इनको जो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या कहलाती है? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जनरली देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती क्या है। देखो अब इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है तो क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? सर रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमें क्या करना है? दूसरी कंट्रीज से आगे बढ़ना है, हमारी इकोनॉमी को इतना ग्रो करना है, लेकिन उतना ग्रो करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपको अपनी वांट्स को क्या करना पड़ेगा? कम में ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी क्या है? वांट्स ज़्यादा हैं, लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है? हमारे पास लिमिटेड है। तो ये क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स, की हमारी ज़रूरतें क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, ज़्यादा हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड रिगार्डेड टू द नेचर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हम ये नहीं देखते कि रिसोर्सेज कितनी है, हम हमारी ज़रूरतें बताना स्टार्ट कर देते कि ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन इन कामों को करने के लिए रिसोर्सेज की भी आवश्यकता पड़ती है। इफ वन ऑफ हिज वांट गेट सेटिस्फाइड अनदर वांट क्रॉप्स अप। देखो क्या बोला गया? जैसे ही मेरी एक इच्छा थी वो पूरी हुई तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है? मेरी दूसरी इच्छा भी आ जाती है मेरे सामने कि अब मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ टीनेजर वांट्स अ मोबाइल फोन फॉर कन्वीनियंस एंड इफ पेरेंट्स प्रोवाइडेड हिम सो। बच्चे को मोबाइल चाहिए और बच्चे को पेरेंट्स ने मोबाइल दिला दिया। जैसे ही उसको मोबाइल मिलेगा देन हिज वांट डजंट रिस्ट्रिक्ट आफ्टर दैट। मोबाइल मिलने के बाद उसकी दूसरा कोई शौक उसके सामने आ जाएगा। तब हम मोबाइल तो दिला दिया, अब इसमें रेगुलर रिचार्जेस भी होने चाहिए, नई बाइक चाहिए, नए लैपटॉप चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी क्या है? उसकी ज़रूरतें हैं। तो एक ज़रूरत पूरी होते ही दूसरी ज़रूरतें सामने आ जाती है। तो ये क्या है? इंसान का नेचर ही इस तरीके का है। तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हमारे लिए क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है? लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड है। तो हमें हमारी क्या करनी पड़ेगी? अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। तो यहाँ लिखा हुआ है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, सोर्सेज आर लिमिटेड और क्या है? अनलिमिटेड वांट्स की है। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दैट इज द रिसोर्सेज आर स्कैर्स। स्कैर्स मतलब क्या होता है? कमी, किसी चीज की शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज इन रिलेशन टू आवर वांट्स, कि हमारे वांट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है? शॉर्टेज है, हमारे पास उन चीज़ों की कमी है। फिर क्या लिखा हुआ है? सो वी शुड गेट बेस्ट आउट ऑफ वॉट वी हैव।
मतलब जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं या जितने रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें उन्हीं रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो एक बात सुनो, आपके अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मतलब लिमिटेड पैसा है, उनसे ज़रूरतें जब आप पूरी करोगे तो आप ज़रा सा पैसा अपनी इतनी सारी ज़रूरतों में कैसे पूरी करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और जो वांट, जो ज़रूरत मेरी ज़्यादा ज़रूरी होगी पहले मैं अपने रिसोर्सेज को उनमें यूटिलाइज़ करूँगा। तो उनमें यूटिलाइज़ करूँगा, उसके बाद अगर मेरे पास और भी रिसोर्सेज बच जाते हैं तो फिर वो मैं अपनी नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होगी, जो मेरी नेक्स्ट विश होगी, उसमें पैसा लगाऊंगा। तो क्या बोला गया, पैसे के कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से आपको पैसा ऐसे ऑल्टरनेटिव में लगाना है ताकि आपके रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज़ हो सके। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द स्कैर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली एंड हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कैसे यूटिलाइज करोगे, इसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, द सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू यूज इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज होम एक्सपेंसेस। जैसे एक बंदा है, उसकी क्या है, सैलरी। अब सैलरी के कई सारे यूजेस है, जैसे घर के खर्चे चलाने हैं, होम एक्सपेंसेस भी हैं उसके। ठीक है, होम एक्सपेंसेस में भी आएंगे, मेडिसिन भी खरीदने, कोई बीमार पड़ गया, घर का इंस्टॉलमेंट भी पे करना है, चाइल्ड की फीस भी पे करनी है, मतलब बच्चे को पढ़ाने की, और दूसरे भी अन्य खर्चे हैं। Hence, it should be carefully decided how much resources should be devoted for each purpose। तो उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे जो टोटल रिसोर्सेज हैं उनका किस हिसाब से, किस किस प्रपोर्शन में, किस किस वांट में या किस किस नीड में मैं अपना पैसा लगाऊं, ताकि मुझे क्या से मिल सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट, ताकि मुझे मेरे रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज से इस तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल सके ताकि मैं एट द एंड ये चीज़ बोल सकूं कि हाँ यार, मैंने मेरे पैसे का ढंग से यूज़ किया है। ठीक है, देखो इसी के साथ ही हमारे ये 3 पॉइंट्स खत्म हुए। जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अराइज होने के रीजंस हैं कि इन वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है, रीजंस हैं। ये देखो चीज़ ऊपर लिखी हुई हुई है, मैं आपको दिखाऊं क्या लिखे हुए, रीजंस, कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें क्यों अराइज होती हैं। अब सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, जो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई गई है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखो मदर है, वो किचन को संभालती हैं। अब घर पे मम्मी के पास किचन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या वो अनलिमिटेड होते हैं कि लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे ही वो रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं हमें वापस लेके आने पड़ते हैं मम्मी के बताए हुए अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि मम्मी ये सोचती हैं कि यार मेरा बच्चा अभी स्कूल से आने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। थक के आएगा, गर्मी है बहुत, तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ, या तो मैंगो शेक बना लेती हूँ, या लेमन सोडा बना लेती हूँ, या लस्सी बना लेती हूँ। ठीक है, तो जब मदर ये चीज़ डिसाइड करती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊँ, अब देखो ये बच्चों के लिए तीनों चीज़ें तो बना नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। तो मदर क्या करेंगी, मम्मी क्या करेंगी, सेलेक्ट करेंगी कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊँ। तो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या थी, या हमारे घर की यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, घर क्या है हमारी इकोनॉमी, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। तो इसकी वजह से मदर ने क्या किया, डिसाइड किया
कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो चलो ठीक है, मदर ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ, मैंगो शेक बनाती हूँ। ठीक है, पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। अब आगे चलते हैं, देखो क्या हुआ। इसी एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करता हूँ, सुनना। उसके बाद जैसे ही मम्मी मिल्क शेक बनाने, मैंगो शेक बनाने गई किचन के अंदर, देखा कि लाइट बंद है। ठीक है, अब लाइट बंद है, अब लाइट बंद है तो हाथ से बनाना पड़ेगा मैंगो शेक। ठीक है, हैंड मिक्सर लेना पड़ेगा, और अगर लाइट आती तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक जो हमारा मिक्सर होगा, ग्राइंडर, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंगो शेक बनाने के भी दो रास्ते हैं। क्या कि हैंड मिक्सर से भी बनाया जा सकता है, ग्राइंडर ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो भी, उसी से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंगो शेक बनाने के दो तरीके थे। जब तक अगर लास्ट मतलब मान लो कि लाइट आती है तो किसका यूज़ किया जाएगा, ग्राइंडर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और लाइट नहीं आती है तो हैंड मिक्सर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब देखो कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दो टेक्निक्स हैं। क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या था, हाथ से बनाना मैंगो शेक। ठीक है, और दूसरा क्या था, ग्राइंडर मतलब मशीन का यूज़ करना, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, तो देखो मदर ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूँगी, मैंगो शेक बनाऊंगी। लेकिन कैसे बनाऊंगी, ये हमारी सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हम हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करें। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है वो किस बेसिस पे लिया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। कॉस्ट इफेक्टिव तरीका मतलब जिस चीज़ में कॉस्ट कम आएगी या रिसोर्सेस कम यूटिलाइज होंगे, उन्हीं टेक्निक को इस्तेमाल किया जाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसी एग्जाम्पल को आगे और कैरी ऑन करता हूँ। देखो अब ये भी मिल गया, मैंगो शेक तैयार हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इसी एग्जाम्पल में सुनना, उस मदर का एक बेटा नहीं था, कितने थे, 3 बेटे थे, और ग्लास कितना बना था, 1। तो अब क्या किया गया, डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये मैं एक ग्लास किसको दूं। ठीक है, 3 बेटे थे, तीनों बेटों में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक ग्लास किसे दिया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा उसी को ही अडॉप्ट किया जाए। अब देखो मदर ने ये चीज़ डिसाइड करने के लिए क्या किया, तीनों बेटों में से कोई भी एक बेटे को इसने बोला कि जब बेटा बाज़ार से धनिया लेके आ पहले। तो पहले बेटे ने क्या किया, मना कर दिया, मैं तो नहीं ला रहा, फालतू बातें मत करो, मैं तो थक गया हूँ। ठीक है, पहले बेटे ने मना कर दिया। दूसरे बेटे को बोला, उसने भी क्या बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं तो नहीं जा रहा, अब फालतू बातें मुझसे मत बोला करो, घर के काम मैं नहीं करूँगा। तीसरे बेटे को बोला, वो फटाफट गया और मार्केट से धनिया लेके आया। ठीक है, तो काम किसने किया, थर्ड वाले ने। तो अब मैंगो शेक भी किसको मिलना चाहिए, थर्ड वाले को मिलना चाहिए। तो मदर ने क्या किया, क्या डिसाइड किया कि मैंगो शेक किसको दिया जाए, थर्ड वाले बच्चे को दिया जाए, जिसने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, किस चीज़ में, मैंगो शेक लेके कैसे किया जाए, वो उसने कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में दिया, धनिया को लाने में। और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या दिया, कंट्रीब्यूशन थर्ड वाले बच्चे ने दिया था। अब थर्ड बच्चे ने दिया तो मैंगो शेक भी किसको मिलेगा, थर्ड बच्चे को ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका उसमें कंट्रीब्यूशन था, उसने मेहनत की थी उस गिलास को हासिल करने के लिए। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का तीनों का सॉल्यूशन मिल गया। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में भी हमें ये चीज़ डिसाइड क्यों करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उसमें भी हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम हमारी इकोनॉमी को क्या दें, कंज्यूमर गुड्स दें, प्रोड्यूसर गुड्स दें या डिफेंस गुड्स दें।
क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी को क्या देना है वो भी किसको डिसाइड करना पड़ेगा, हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगी। तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेदर इट्स अ कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और लग्जरी गुड्स और अ डिफेंस गुड्स। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके अंदर, पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड मोर देन द अदर, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, जो इकोनॉमी को प्रॉब्लम होती है कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए दूसरे के कंपैरिजन में। मतलब अगर मान लो दो गुड्स भी बनाने हैं, ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ती है। और ये क्यों डिसाइड करनी पड़ती है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज द इकोनॉमिक कांट प्रोड्यूस अनलिमिटेड गुड्स, की जो इकोनॉमी है वो गुड्स को अनलिमिटेडली वाइज प्रोड्यूस नहीं कर सकती एंड हेंस द क्वांटिटी एंड द प्रायोरिटी ऑफ गुड्स मस्ट बी डिसाइडेड। तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक तो गुड्स की प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, और ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स हम प्रोड्यूस करें। और प्रायोरिटी मतलब पहले कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, अगर पैसे बचते हैं तो फिर हम अगली प्रायोरिटी में जो होंगी हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर क्या बोला गया, वांट्स ऑफ दोज गुड्स विच सोसाइटी नीडेड डिसाइडेड नॉट टू प्रोड्यूस विल रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो ऐसे गुड्स की वांट्स जो सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं करती, अब सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लोगों की नीड्स पूरी नहीं होगी, उनको सेटिस्फैक्शन ना मिलेगी, क्या हो जाएंगे वो अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, जनरली एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड, या इकोनॉमी हैज़ टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कौन कौन से, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। If the country starts producing more quantity of producer goods with less quantity of consumer goods, then the demand for consumer goods will increases and vice versa. अगर इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जाता है या ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या किया जाए, कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाया जाए एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड्स की बढ़ेगी। आ गई बात समझ में, ठीक। कंज्यूमर गुड्स की बढ़ेगी डिमांड, नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो वो तो इजीली मिल ही रही है ना। तो कौन सी चीज़ नहीं मिल रही थी, प्रोड्यूसर गुड्स नहीं मिल रहे थे, तो उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी या जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है, डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा बढ़ती है। आ गई बात समझ में, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, then the demand for consumer goods will increases and vice versa। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये पॉइंट भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हाउ टू प्रोड्यूस में हमने एग्जांपल में मैंगो शेक का जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या था, हमारे पास दो टेक्निक्स थी हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको चॉइस करनी पड़ती है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करें, और गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ऐसे टेक्निक से, ऐसे तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, एफिशिएंट होती हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस हो सके। और जनरली दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब मशीन्स का यूज़ होना, मशीन्स का यूज़ ना करके लेबर्स का यूज़ करना, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होता है, मशीन्स का यूज़ करना। जनरली अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आपने, कैपिटल गुड्स, उसके अंदर क्या आते हैं, मशीन्स, एसेट्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं, यूज ऑफ मोर लेबर मशीन्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ मोर लेबर देन मशीन्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, की मशीन से ज़्यादा किसका यूज़ करना है, लेबर का यूज़ करना है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या बोला गया है, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होगा आउटपुट को मैक्सिमाइज या आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द कंट्री सेलेक्ट्स अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स देन द यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विल बी ग्रेटर। मतलब अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट the employment opportunities will increase but the total production of the economy will goes down, क्योंकि मशीन्स के कंपैरिजन में लेबर क्या करती है, थोड़ा स्लो काम करेगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रोडक्शन भी हमारा डिक्रीज होगा।
और अगर फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इज सेलेक्टेड, अगर हम क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी वो क्या होंगी, लैकिंग, मतलब पीछे जाती जाएंगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, जिससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी के अंदर क्या होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और गरीबी भी बढ़ेगी। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पॉइंट भी खत्म होता है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस में मदर ने कैसे डिसाइड किया था, जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था धनिया लाने में, किसने दिया था यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, थर्ड बच्चे ने। तो मैंगो शेक भी किसको मिलेगा, थर्ड को मिलेगा। ठीक है, कि जो हमारे इंडिया के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर में क्या किया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। देखो जनरली क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, जैसे एग्जांपल लिया था, मदर के कितने थे, 3 बच्चे थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 बच्चे होते हैं, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। कौन से, रिच और पुअर। ठीक है, तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि मैं जो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही हूँ या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, वो रिच के लिए यूज बनाई जाए या पुअर्स के लिए बनाई जाए। तो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब मान लो रिच का कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी के अंदर, 70%, और पुअर्स का कितना है, 30%, और मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो रिच को कितनी जाएंगी, 7 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि उनका 70% कंट्रीब्यूशन है, और पुअर्स को कितनी जाएंगी, 30%, मतलब 3 यूनिट्स जाएंगी। तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी के अंदर, उसी हिसाब से उनको गुड्स को या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिच और पुअर्स के अंदर हम हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ ओनरशिप, कि उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना हक है उस चीज़ के ऊपर, कि ओनरशिप किसकी ज़्यादा यहाँ पर थी, 70% रिच पर्सनस की। तो क्या किया जाएगा, उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा या रिसोर्सेज में उनमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। द वन हु ओज मोर, मतलब जिसके पास ज्यादा होगा, लिखा हुआ है यहां पर, द वन हु ओज मोर गेट्स मोर शेयर ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी देन द वन हु हैज लेस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जिसके पास संपत्ति ज्यादा होगी, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो एक गुड्स भी किसके लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसी के लिए ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। आ गई बात समझ में, एज कंपेयर टू जिनका कंट्रीब्यूशन कम है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब जो बिजनेस के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसी हिसाब से हम हमारे रिसोर्सेज को उतना लगाएंगे। देखो कैसे, बिजनेस करूंगा तो बिजनेस के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर लैंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो मैं उतना ज़्यादा रेंट पे करूँगा, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को किस में ज़्यादा यूज़ किया, लैंड में यूज़ किया। लेबर का अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, वेजेस उनको दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी इनकम को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, एलोकेट किया, लेबर में ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब कैपिटल ज़्यादा लगाई गई है बिजनेस में, तो सीधी सी बात है जितना ज़्यादा मैं इकोनॉमी से बाहर से पैसा लूँगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यही चीज़ बोली गई है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही या उनका इन्वॉल्वमेंट जितना है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसी हिसाब से हमारे रिसोर्सेज को उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे लैंड को क्या पे किया जाता है, रेंट, लेबर को क्या पे की जाती है, वेजेस, और कैपिटल को क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट, एंड ऑर्गेनाइजेज विल पेड बी प्रॉफिट। कोई एक इंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस को मैनेज करता है तो बदले में वो बिजनेस से क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या होती है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। और इसके फैक्टर कॉस्ट कौन सी होती है इनके अगेंस्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो है इकोनॉमाइजिंग प्रॉब्लम, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी तक किसी भी लाइन में या किसी भी पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, और
आप उस पर लिंक पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो और नोट्स की भी डिमांड कर सकते हो। और मैंने नोट्स का अलग से एक लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे। अगर जो टेलीग्राम डाउनलोड है जिनके पास, तो वो टेलीग्राम से भी हमारे चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं विदा लेते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और हाँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट्स कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।